गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज फिर हम क्लास 6 के बच्चों को इतिहास पढ़ाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ऐतिहासिक स्रोत के बारे में। ऐतिहासिक स्रोत के बारे में जाने थे, यानी कि पुरातात्विक शक, समाधान स्थल, जीवाश्म अवशेष, औजार एवं उपकरण, बर्तन, सिक्के। ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक इमारतें। क्या जानेंगे? ऐतिहासिक इमारतें। किसमें? ऐतिहासिक स्रोत में। ऐतिहासिक स्रोत में हम लोग जानेंगे ऐतिहासिक इमारतें। ऐतिहासिक इमारतें भी किसी भी इतिहास को जानने में मदद मिलती है। ठीक है, ये वे प्राचीन भवन हैं जो अनेकानेक वर्षों से स्वयं को ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में संभाले हुए हैं। यानी कि जो इमारतें हैं वो भी एक दस्तावेज की तरह, उनके जो अवशेष हैं वो भी संभाल के रखे गए हैं, यानी कि उनके अवशेष अभी भी हैं। यह संरचनाएं मुख्यतः मंदिरों, मस्जिदों, कब्रों व दरगाहों, स्तूपों, महलों व किलों के रूप में संरक्षित है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो ऐतिहासिक इमारतें हैं वो भी ऐतिहासिक दस्तावेज है। ये लिखित दस्तावेज नहीं है, ये इमारतें हैं, ये भी दस्तावेज, यानी कि हमको इससे इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। यह संरचनाएं मुख्यतः मंदिर, मस्जिद, कब्र, दरगाह, स्तूपों, महलों व किले के रूप में संरक्षित है। अभी भी तुम कोई भी किला, जैसे लाल किला देखने जाते हो, मस्जिद, मंदिर, बहुत सा दक्षिण भारत में मंदिर है जो अभी भी वहाँ पे है और लोग वहाँ देखते हैं, लोग देखने जाते हैं। ये उस समय के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की अनेक जानकारियां देते हैं। ये उस समय, यानी किस समय? जिस समय इनका निर्माण हुआ था उनके इतिहास को बताता है। ये उस समय के सामाजिक, धार्मिक व सांस्कृतिक जीवन की अनेक जानकारियां देते हैं। जब इनका निर्माण, जीर्णोद्धार अथवा पुनर्निर्माण हुआ। सन 250 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण ईंटों के द्वारा करवाया। कब करवाया? सन 250 ईस्वी पूर्व। सन 250 ईस्वी पूर्व में सम्राट अशोक ने मध्य प्रदेश में सांची स्तूप का निर्माण ईंटों के द्वारा करवाया। बाद में सुंग काल में इसका निर्माण क्षेत्र लगभग दुगना कर दिया गया। वह ईंटों के स्थान पर पत्थर लगवाए गए। यानी कि सम्राट अशोक जो था वो उस स्तूप को ईंटों से बनवाया था और उसके बाद सुंग के द्वारा उस पे पत्थर लगवाए गए। चारों दिशाओं में एक एक द्वार बनवाकर इसके सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया गया, यानी कि उसका जीर्णोद्धार किया गया। उसको दोबारा फिर से पत्थरों के द्वारा उसको बनाया गया और चारों दिशाओं में एक एक द्वार बनाकर इसके सौंदर्य को द्विगुणित कर दिया गया, यानी कि दुगना कर दिया गया। सांची स्तूप के दक्षिणी द्वार पर लगे शिलालेख से यह ज्ञान होता है। सांची स्तूप के दक्षिणी द्वार पर लगे शिलालेख यानी कि किसी भी पत्थरों पर लिखा गया लेख से यह ज्ञान होता है कि यह राजा श्री सातकर्णी द्वारा दान किया गया था। राजा सातकर्णी द्वारा दान किया गया था। चेन्नई के समीप स्थित तट मंदिर या आगरा का ताजमहल या फिर दिल्ली का लाल किला सभी ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं। ये सब क्या है? ऐतिहासिक महत्व की इमारतें हैं। ठीक है। साहित्यिक स्रोत।
अब हम किसी इतिहास को जानने के लिए साहित्यिक स्रोत भी जरूरी है। अभी ऐतिहासिक जो इमारतें थे उसके बारे में जाने, अब उन्हीं में आता है, यानी कि जो ऐतिहासिक स्रोत है उनमें साहित्यिक स्रोत भी आता है। ठीक है, तो आदि मानव गुफाओं व वनों में रहते हुए एक घुमक्कड़ जीवन जीता था। आदि मानव यानी जो जंगलों में रहते थे, ठीक है, वो गुफाओं और वनों में रहते हुए घुमक्कड़ जीवन जीता था। घुमक्कड़ यानी कि कभी इस जंगल कभी उस जंगल, यानी कि घूमते रहते थे, इसलिए घुमक्कड़ कहा गया है। आदि मानव गुफाओं और वनों में रहते हुए घुमक्कड़ जीवन जीता था। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने एक सुव्यवस्थित जीवन जीना आरंभ किया। आज से लगभग 10,000 वर्ष पहले मानव ने एक सुव्यवस्थित जीवन जीना आरंभ किया। अगले 5,000 वर्ष पश्चात उसने लिखने की कला सीखी। अगले 5,000 वर्ष पश्चात उसने लिखने की कला सीखी। लिपि लेखन का स्वरूप है। जो लिपि है वो लेखन का स्वरूप है, यानी कि लिपि के बिना हम न लिख सकते हैं, न पढ़ सकते हैं, न समझ सकते हैं। तो लिपि लेखन का स्वरूप है। मानव ने इसका सृजन अक्षरों को खोजते हुए व उन्हें एक साथ जोड़ते हुए किया। मानव ने इसका सृजन, जो इसका निर्माण, सृजन माने होता है, ठीक है, अक्षरों को खोजते हुए व उन्हें एक साथ जोड़ते हुए किया। इस प्रकार सर्वप्रथम कुछ शब्द निर्मित हुए व तत्पश्चात शब्दों को जोड़कर कुछ वाक्यों का निर्माण किया गया। क्या किया गया इसमें? पहले मानव ने अक्षरों को खोजा, फिर उसके बाद उसको जोड़ा। इस प्रकार सर्वप्रथम कुछ शब्द निर्मित हुई है, यानी कि जो अक्षरों को जोड़े उससे एक शब्द का निर्माण हुआ। उससे क्या हुआ? एक शब्द का निर्माण हुआ। तत्पश्चात शब्दों को जोड़कर कुछ वाक्यों का निर्माण किया गया। यानी कि पहले हम अक्षर से हम शब्द, और शब्द से फिर वाक्य। तो इसका सृजन मानव ने 5,000 वर्ष लिखने की कला सीखने के दौरान की। ठीक है, पहले अक्षरों को खोजा, उसके साथ और अक्षरों को जोड़ते हुए शब्द बनाया, और शब्द को जोड़कर कुछ वाक्यों का निर्माण किया। स्नेह, इसका मतलब होता है धीरे धीरे। स्नेह इसने भाषा का स्वरूप ग्रहण किया। धीरे धीरे क्या हुआ? ये जो वाक्य है वो भाषा का रूप ग्रहण कर लिया। जैसे मान लो कि अभी हम बोल रहे हैं, जो बोल रहे हैं वो वाक्य है, तो वाक्य को बोलना, तो वाक्य जब बोले तो यानी कि भाषा। जैसे मान लीजिए लिपि, जो हिंदी का लिपि है देवनागरी, एक तरह से उसी के द्वारा हम, देवनागरी लिपि के द्वारा ही हम हिंदी भाषा को पढ़ते और लिखते हैं। तो उसने भाषा का स्वरूप ग्रहण किया, जो अंततः साहित्य के रूप में परिणत हो गई। आरंभ के कुछ वर्षों में मनुष्य गुफाओं की दीवारों, ताड़ की पत्तियों व कुछ विशेष वृक्षों की छाल को लिखने के लिए उपयोग करता था। जब उन लोग क्या किया, जब अक्षरों को जाना, शब्दों को जाना, वाक्यों को जाना, उससे भाषा भी निकल के आया, तो फिर मनुष्यों ने क्या किया कि वो ताड़ की पत्तियों व कुछ विशेष वृक्षों की छाल पर लिखने के लिए भी उसका ये करने लगा। ठीक है, लिखने लगा उस पर। बाद में जब कागज का विकास हुआ तो उसने हस्त निर्मित कागज का प्रयोग आरंभ कर दिया। हस्त निर्मित मतलब हाथ से बना हुआ कागज का प्रयोग प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार से लिखे गए आलेख हस्तलेख कहलाए। इस प्रकार से लिखे गए आलेख हस्तलेख कहलाए। हस्तलेख को अंग्रेजी भाषा में मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। हस्तलेख यानी कि खुद का लिखा हुआ, स्वलिखित। तो हाथ से लिखा हुआ जो भाषा है उसको क्या बोलते हैं? मैन्यूस्क्रिप्ट। इनमें से मैन्यू शब्द लैटिन भाषा के मनु शब्द से बना है। इनमें से मैन्यू शब्द लैटिन भाषा के मनु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हस्त। अधिकांश हस्तलेख
प्राकृत, पाली, संस्कृत अथवा तमिल भाषा में लिखे गए। भाषा व संप्रेषण का माध्यम मुख्यतः उस क्षेत्र विशेष पर निर्भर था जहां पर वह भाषा बोली व समझी जाती थी। ठीक है। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि मैन्यू शब्द लैटिन भाषा के मनु शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हस्त। अधिकांश हस्तलेख प्राकृत, पाली, संस्कृत अथवा तमिल भाषा में लिखे गए हैं। भाषा व संप्रेषण का माध्यम मुख्यतः उस क्षेत्र के, यानी कि जो संप्रेषण का माध्यम था, यानी कि भाषा को हम एक दूसरे से संप्रेषण कैसे करें, उस क्षेत्र विशेष पर निर्भर था जहां पर वह भाषा बोली व समझी जाती थी। ठीक है। अतः महाभारत व रामायण जैसे ग्रंथ संस्कृत में इसलिए लिखे गए क्योंकि उत्तरी क्षेत्र में लिखे गए जहां की प्रमुख भाषा संस्कृत थी। ठीक है। कहां संप्रेषण होता था भाषा? जहां पे समझा जाता था, उस बोली भाषा को समझा जाता था। महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथ संस्कृत में इसलिए लिखे गए थे क्योंकि वहां उस क्षेत्र की भाषा जो थी वो संस्कृत थी। ठीक है। प्रमुख दक्षिण भारतीय ग्रंथ मणि मेखलई व शिल्पाधिकारम। प्रमुख दक्षिण भारतीय ग्रंथ है दो, जिसमें उसका नाम है मणि मेखलई व शिल्पाधिकारम। ठीक है। मणि मेखलई व शिल्पाधिकारम। तमिल में इसलिए रचित है क्योंकि तमिल दक्षिण भारत की मुख्य भाषा है। तमिल में इसलिए रचित है क्योंकि वो तमिल दक्षिण भारत की मुख्य भाषा है। समय के साथ साथ अनेक हस्तलिखित कृतियां नष्ट हो गई। उनमें से एक अभी भी मंदिरों, मठों, पुस्तकालय और पुरालेखों में संग्रहित है। साहित्यिक स्रोतों को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है: धार्मिक साहित्य व लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य व लौकिक साहित्य, याद रखना, साहित्यिक स्रोत को दो श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन सा? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। तो आज हम इतना ही बताएंगे। कल हम धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। कल हम क्या करेंगे? धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। तो आज इससे संबंधित कुछ प्रश्न नोट कर लो तुम लोग। ऐतिहासिक स्रोत में ऐतिहासिक इमारतें क्यों महत्वपूर्ण है? ऐतिहासिक स्रोत में ऐतिहासिक इमारतें क्यों महत्वपूर्ण है? पहला। ठीक है। दूसरा लिखो, मैन्यूस्क्रिप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? मैन्यूस्क्रिप्ट का शाब्दिक अर्थ क्या है? तीसरा, प्रमुख दक्षिण भारतीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? प्रमुख दक्षिण भारतीय ग्रंथ कौन कौन से हैं? सांची का स्तूप का निर्माण कब और किसने करवाया? सांची स्तूप का निर्माण कब और किसने करवाया? ठीक है। तो आज इतना ही।